नावल ला राइटर सोनी मिर्ज़ा किस्त नंबर 11। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अलीशा ने दरवाज़ा खोला तो वालेकुम सलाम कहती हुई एक औरत अंदर चली आई। उसके बिना कहे ही वो चारपाई पर आ बैठी थी। आंटी आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम यहाँ बैठो। वो किचन की तरफ बढ़ने लगी तो उम्र दराज औरत उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास बैठा गई। मैं चाय पीने नहीं बल्कि तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। जी आंटी कहें। बेटी मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भाई को अभी दुनिया से गए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा जख्म अभी ताज़ा है। अब तो लोगों ने भी आना जाना बंद कर दिया है। जिन्होंने ताज़ियत करनी थी वो कर चुके हैं। अब तुम घर में बिल्कुल अकेली होती हो और ये बात मोहल्ले का हर लड़का जानता है। तुम्हारे साथ खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। तुम मेरी अपनी बेटियों की तरह हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहने आई थी। उसका हाथ पकड़कर वो बड़ी तसल्ली से उसे समझा रही थी। जी मैं सुन रही हूँ आंटी, आप कहें आप क्या कहना चाहती हैं। मेरा अपना बेटा है शहरियार, तुमने उसे देखा होगा, तुम्हें पता होगा उसके बारे में। जाहिर है पिछले 10 सालों से तुम लोग इस मोहल्ले में रह रहे हो, तो बच्चे बच्चे को जानती हो तुम। इसलिए मैं चाह रही थी कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हो, तुम मेरी बहू हो सकती हो। अब तुम अकेली हो और कोई भी मर्द का सहारा नहीं है। तुम्हें तो एक औरत का यूं तन्हा रहना ठीक नहीं है। मेरा बेटा 8वीं जमात में फेल हो गया था, पर बहुत अच्छी दुकानदारी कर रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती हूँ। उसके अल्फाज सुनती अलीशा मन ही मन में भड़क उठी थी, मगर विरासत में उसे तहजीबो तहजीब ऐसी मिली थी कि दुश्मन भी दोस्त बन जाए। मैं सोचूंगी इस बारे में, बिना कोई दिलचस्पी जाहिर की उसने सरसरी सा कहा। हाँ, और अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो फिर तुम हमारा मकान खाली कर देना। इस बार वो दीदे फाड़े देखने लगी। वो क्या है ना, मेरी बेटी के कोई भी गैरमर्द अगर घर में घुसकर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर गया, तो हमारी भी थू थू होगी। आप फिक्र मत करें। हाँ अच्छा मैं चलती हूँ, 2-3 दिन तक अच्छे से सोच लो। अगर जवाब हाँ हुआ तो 2 बोल पढ़ाकर तुम्हें घर ले जाऊंगी, वरना अपना सामान बांध लेना। वो बेयकीन होते इस औरत का चेहरा तक रही थी। अभी तो शायद उसके भाई की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी कि दुनिया ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उनके जाते ही वो दरवाजे की चिटकी चढ़ाकर उस कमरे में आई जहां वलीद रहता था। चारों जानिब मौजूद उसकी चीजें, बिस्तर और तस्वीरों को देखकर वो फिर से रोने लगी। एक तरफ पड़ी अपने भाई की मुस्कुराती तस्वीर को उठाकर उसने सीने से लगाया और फर्श पर घुटने टेक कर चीख चीख कर रोई। कहते हैं ना कि मुहाफिज चार पाई ही से क्यों ना लगा हो। का जिंदा रहना और सांसें चलना ही औरत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तुम क्यों चले गए वलीद? अब मैं गाजर का हलवा और हलवा पूरी किसके लिए बनाऊंगी? तुम्हारे बाद किसके सीने लगाकर कहूंगी कि ऐसा नहीं कहते। अगर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाते। जब तुम सब चले गए हो तो फिर मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ? मैं क्यों जिंदा हूँ और किसके लिए? उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। अलीशा की आवाज ऐसी कर्बनाक थी कि अगर कोई भी सुनता तो शायद कांप उठता। अब उसे रोना ही था, जाने वाले तो चले जाते हैं, पीछे रह जाने वाले उसकी तरह बस सिलकते रह जाते हैं। सईद बालकनी से बाहर ट्रैफिक की जानिब झांकते हुए सईद ने जब पीछे से जयान की आवाज़ सुनी तो उसे अनसुनी करके फिर से पैंट की जेबों में हाथ ठोंस से ट्रैफिक को देखने लगा। वो उसके पहलू में आ खड़ा हुआ था। मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, और मुझे अफसोस है कि ज़िंदगी में पहली बार ही मुझे तुझे अपनी ज़ात की सफाई देनी पड़ेगी। अपनी सुनाते हुए ज़यान मसलसल उसके चेहरे की जानिब सवालिया नज़रों से देख रहा था कि शायद वो कुछ कहे, लेकिन वो यूं बुत बने नीचे ट्रैफिक की तरफ झांक रहा था, गोया उसने कुछ सुना ही ना हो। सईद मैं सच में नहीं जानता यार कि वो लड़की अलीशा है। अगर मुझे पता होता तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वो मेरे लिए मेरी बहन की तरह है। अमराह और मेरे बीच कुछ क्लेशंस हो गए हैं और इस वजह से मैं इस दिन काफ़ी डिप्रेस्ड था। दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैं इसे पहचान नहीं पाया। वैसे भी मैंने उसे सिर्फ एक झलक पर्दे में ही देखा था, फिर भला मैं उसे कैसे पहचान पाता। तूने जो देखा वो सच नहीं था और जो तूने समझा वो भी सच नहीं है। उसने फिर से अपनी बात मुकम्मल करके उसे देखा, पर वो अभी भी खामोश था। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा दोस्त? चला जा यहाँ से, वरना इतने सालों से हमारे बीच जो दोस्ती का रिश्ता कभी रहा था मैं उसका लिहाज भी नहीं करूँगा। सईद ने बोला, अभी तो सिर्फ तीर ही चलाए। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? बाजू से उसे पकड़कर अपने सामने करते हुए वो फिर से सवालिया अंदाज में देखने लगा। नहीं। जवाब सुनकर वो साकत हो चुका था। यानी इतने सालों की दोस्ती क्या बेमानी थी? सईद ऐसा मत बोल प्लीज, मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ। जब साथ कोई नहीं था तब हमेशा तू था मेरे पास। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती तू है। तू इतने सालों बाद आया है, सीने से लगा ले यार, प्लीज लगा ले।
तेरे बगैर नहीं रहना मुझे, तुझसे दूर कहीं नहीं जाना मुझे, प्लीज। जावियान अफसुर्दगी से कहता हुआ रो पड़ा था। दिल चीर देने वाले उसके अल्फाज सुनकर और मुखलिसी से बहते अश्क देखकर एक आंसू उसकी आंखों से भी टपक पड़ा। इसी पल दोनों ने लपक कर एक दूसरे को गले से लगा लिया। एक दूसरे के सीने से लगे दोनों ही रो रहे थे। मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुझसे बदगुमान हो गया था। मेरा दिमाग कह रहा था कि जो मैंने देखा वो सच है, पर मेरा दिल नहीं मानता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ बगावत कर सकता है। मेरी तरफ से भी अपने दिल को साफ कर लेना। अपने आंसू पूछता हुआ सईद से खुद से अलग करके सामने होकर कह रहा था। जावियान ने इस बात में सर हिलाया और पलकें साफ की। वैसे इस दिन बहुत जोर से मारा था तूने मुझे कमीने, उसने हंस कर कहा तो सईद भी कहका लगा गया। तू मुझसे भी बड़ा बगैरत निकला। मुझे तो हमेशा लड़कियों से मना करता था और खुद। बस यार दिमाग सिटक गया था मेरा उस दिन। अकल काम ही नहीं कर रही थी। पर हुआ क्या था? अमराह ने किसी और से इंगेजमेंट कर ली, उसने गमनाक होकर कहा। क्या? वो चौंका। हाँ, और वो मुसलमान भी नहीं है, हिंदू है। इत्थे रुक भी तो बड़ी कुत्ती चीज निकली वो। गाली मत दे उसे, वो गिर जा। अच्छा अच्छा ठीक है, पर फिर भी उसने अच्छा नहीं किया, धोखा दिया है तुझे। हम इसी चीज का तो दुख है और बदला भी लेना है। उसकी आंखों में शिद्दत थी। मोहब्बत में बदले नहीं लिए जाते भाई। दिल तोड़ने वाले को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता मैं। और बदला कैसे लेगा? लेट्स सी, उसने कंधे झुकाए। इस तरह तो फिर मुझे भी अलीशा से बेवफाई का बदला लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो कारोबारी जिस्म फरोश है, लेकिन अगर तुझे लगता है कि उसने तुझे धोखा दिया है तो जो करना है कर। मेरी जहाँ जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। अबे नहीं यार, मैं एक बार उससे मिल लूंगा, पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मर्जी है तेरी। हम और मुझे पूरा यकीन है कि वो बेकसूर ही होगी। वाह, महबूबा पे बड़ा मान है लेकिन दोस्त पर नहीं था, उसने सीधा टोंट किया। अबे भाई ऐसा नहीं है, मैंने बताया तो था मेरा दिल नहीं मानता था। अब तूने सब कुछ क्लियर कर दिया है तो मेरा दिल बिल्कुल साफ है, चलो मान लेते हैं। वो मुस्कुराया। हाँ, और वैसे भी मुझसे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि अगर गलतफहमी हो गई तो एक बार उसकी तफ्तीश कर लेनी चाहिए, ताकि कल को पछताना ना पड़े। तो कर इन बातों पर अमल, पर मैं तो वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। हाँ ठीक है, मैं भी कह सकता था कि अमरा बेकसूर होगी, लेकिन उसने काम ही कुछ ऐसा किया है कि मुझे नहीं लगता कि वो बेकसूर है। क्योंकि अगर वो बेकसूर होती तो अपने मजहब की बात तुझसे ना छुपाती। और सबसे बढ़कर अगर वो तेरे साथ सच में ही मुखलिस होती तो किसी और से मंगनी कभी ना करती। पर उसने जावियान आलम को हल्के में लिया है। उसने मोहब्बत का दावा तो किया पर गलत इंसान से। वो जिससे शादी करेगी उसे भी बर्बाद कर दूंगा और खुद अमराह दाम को भी। उसके नैन बदले की आंख में जलस रहे थे, ये जानने बगैर वो तो खुद उससे मोहब्बत करने की सजा भुगत रही है। उन दोनों दोस्तों की गुफ्तगू काफी देर तक जारी रही। हंसते मुस्कुराते वो एक दूसरे से पिछले 4 सालों में बीते जाने वाले सारे किस्से सुना रहे थे। गुफ्तो शनीद में ही पूरी रात बीत गई। अमरा सारी रात से भूखी प्यासी कमरे में एक तरफ लगी बैठी थी। राशि बेगम नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। उसे गुमसुम सा देखकर ट्रे एक तरफ रखते हुए वो हड़बड़ाई। इस लड़के का शौक मनाना छोड़ दो अब। कल अपने बाप से इतनी मार खाकर भी तुम्हें अकल नहीं आई। अब 2-3 रोज का गैप ले लें अम्मी जी। अगर अब फिर मारेंगे तो लहू लुहान हो जाऊंगी। वो बेड से उठकर माँ के सामने होकर नरमी से बोली थी। तो फिर भूल क्यों नहीं जाती उस लड़के को? इन्होंने जलमलाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में दबा कर कहा। कोशिश कर रही हूँ, रोज करती हूँ, हर पल हर लम्हा करती हूँ, लेकिन 5 मिनट बोलूं तो 20 मिनट फिर से याद आने लगता है। बोलते साथ ही एक आंसू टूटकर गाल पर फिसल गया। ये वही अमरा दाइम थी जो सारी दुनिया के लिए एक बहादुर और नरडर लड़की समझी जाती थी, जिसके सामने बड़े से बड़े सियासतदान भी बात करने से झिझकते थे। लेकिन फक्त एक शख्स के बिछड़ जाने ने उसे पागल कर दिया था। जावियान का ख्याल उसके दिलो दिमाग में रच बस गया था। परसों तुम्हारी शादी है, अपनी ये उजड़ी हुई मोड़त को ठीक कर लो। थोड़ी देर में मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे तो क्या सोचेंगे? ये नाश्ता करो पहले, और फिर उसके बाद नहा धोकर साफ सुथरी होकर बैठ जाओ। मैं नहीं चाहती कि इस घर में फिर से कोई तमाशा लगे। समझ रही हो ना मेरी बात? माँ ने सख्ती से झटका तो वो चुपचाप गर्दन को ऊपर नीचे हिला गई। उनके जाते ही वो टकती बांधकर नाश्ते की ट्रे को तकने लगी। अलीशा इशा की नमाज से फारिग होकर अभी जाए नमाज समेट ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनकर खटक सी गई। इस वक्त कौन हो सकता है? खुद से ही सवाल करके उसने जाए नमाज एक तरफ रखा और दरवाजे के करीब पहुंचकर बुलंद आवाज लगाई, कौन? मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब मसूल ना हुआ और उल्टा फिर से दरवाजा खटकाया गया। अरे कौन हो बई? वो दोबारा बोली मगर फिर भी खामोशी, लेकिन दरवाजे की दस्तक जारी थी। तंग आकर उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। अस्सलाम वालेकुम। सईद को स्याह पैंट शर्ट में अपने सामने पाकर वो चंद पर खामोशी से देखती रही
اور پھر سلام کا جواب دیے بغیر دروازہ بند کرنے ہی والی تھی جب اسے زور سے دھکیل کر وہ واپس کھولتا ہوا سیدھا اندر آ گیا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، علیشا یکا چلائی۔ شش، میں یہاں پر کوئی بھی تماشا کرنے نہیں آیا، اس لیے تم بھی اپنا تماشا مت بنواؤ اور خاموشی اور اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ دمکار رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ روبرو ہوئی، آواز میں جوش تھا۔ نہیں، ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز، نرم لہجے میں اس کا جواب سنتی ہوئے پھر منہ موڑ کر دروازے کی چٹکی لگا گئی۔ سعید صحن میں ہی کھڑا اس کی توجہ کا منتظر تھا جب وہ واپس آ کر مقابل ہوئی۔ جی کہیے، سینے پر ہاتھ باندھے وہ بے خوفی سے بولی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس دن زویان کے پاس کیوں گئی تھی؟ جسم بیچنا کیا اب تمہارا پیشہ بن گیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا اور اس کے الفاظ سنتی علیشا چند پلوں تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے صفائیاں دینا زہر لگتا ہے مسٹر سعید، آپ کو جو مناسب لگتا ہے آپ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ میں تم سے سننا چاہتا ہوں، تمہارے منہ سے سچ جاننا چاہتا ہوں۔ تو پھر سچ یہ ہے کہ آپ نے جیسا سوچا میں بالکل ویسی ہوں، ایک بد کردار اور جسم فروش لڑکی۔ اپنی گردن اٹھا کر وہ ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ سعید بے یقین ہو کر تیوری چڑھا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اب جا سکتے ہیں آپ۔ نہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دو، بولو کہ تم جو کہہ رہی ہو وہی سچ ہے۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم ایسے نہیں کہہ دیتی۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے سعید؟ اب وہ اپنے دونوں بازو کھول کر سرگوشی کر گئی۔ سچ سچ سننا چاہتا ہوں، بالکل سچ۔ اگر میں سچ بتا دوں گی تو کیا کروں گے؟ تمہیں اپنا بنا لوں گا، اور یہی کرنے کے لیے تو میں نے خود کو اتنا بدلا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ جس دن میں ویسا بن کر آؤں گا جیسا تم چاہتی تھی، اسی دن تم خود کو میرے نام کر دو گی۔ دیکھو میں ویسا بن گیا ہوں تمہاری خاطر، دنیا اب مجھے کیپٹن سعید کے نام سے جانتی ہے۔ مقابل مسکرائی، اس کا مسکرانا ایسا تھا جیسے شاید اس کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ پتا ہے سعید، جب ہمیں کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے تو وہ ہمیں نہیں ملتی، اور جب پلیٹ میں رکھ کر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تب ہمیں اس کی چاہت ہی نہیں رہتی۔ اگر اس وقت اس موقع پر آپ ویسے ہوتے جیسے میں چاہتی تھی تو شاید فوراً نکاح کر لیتی، پر اب نہ تو وہ وقت رہا اور نہ ہی وہ چاہت۔ ایسا مت کہو پلیز، میں مانتا ہوں کہ مجھے کافی ٹائم لگا، پر میں بالکل ویسا بن گیا ہوں جیسا تم چاہتی تھی۔ ویسے آپ نے پوچھا نہیں کہ گھر والے کہاں ہیں میرے؟ ہاں، میں بس پوچھنے ہی والا تھا، سوچ رہا تھا کہاں ہے سب؟ ہنا مر گئی کیا؟ وہ بری طرح چونک گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ نے واپس آنے میں کتنی دیر کر دی۔ اماں تو بہت پہلے ہی چل بسی، اور اب ولید بھی۔ اپنے بھائی کا نام لیتے وقت بے اختیار چند آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے چھلک پڑے۔ سعید کا دل اسی پل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس سے اتنا بے خبر کیسے ہو سکتا تھا؟ من ہی من میں وہ خود کو کوسنے لگا۔ آپ جاننا چاہتے تھے نا کہ کیا سچ ہے، تو سنیں۔ جس رات میں آپ کے دوست کے پاس گئی تھی، دراصل اس رات میرے بھائی کا آپریشن ہونا تھا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو نہیں ہو سکا، مجھے اس کے علاج کے لیے ارجنٹ 25 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ آپ سے کیا ہوا وعدہ مجھے بہت اچھے سے یاد تھا، مگر اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے مجھے اس کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا۔ اسے خوش قسمتی کہہ لے یا بد قسمتی کہ اس رات میرا سوداگر آپ کا دوست تھا۔ آپ نے جو دیکھا وہ سچ ہو کر بھی جھوٹ تھا۔ نہ تو اس میں آپ کا دوست قصوروار تھا اور نہ ہی میں۔ قصور شاید قسمت کا تھا۔ اور جب میں اگلی صبح پیسے لے کر ہسپتال پہنچی تو ولید چلا گیا تھا۔ آخری جملہ اس نے کپکپاتی آواز سے بمشکل کہا تھا۔ سعید کا دل چاہا کہ اسی لمحے اپنے سینے سے لگا کر وہ اسے سہلا دے، مگر اپنا ہاتھ جو اس نے علیشا کے آنسو پوچھنے کے لیے بڑھایا تھا وہ بھی راہ میں ہی رک گیا۔ وہ تو اتنی پاکیزہ تھی، پھر بھلا اسے چھو کر وہ میلا کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے معاف کرنا علیشا، میں اتنا عرصہ تم سے بے خبر رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب ہم دوبارہ ملیں گے تو میں تمہیں سرپرائز دوں گا، پر اب میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ لیکن تمہیں ایک بار مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی تاکہ میں تمہاری مدد کر سکتا۔ افسردگی سے کہتا ہوا وہ اس کے غم میں برابر کا شریک ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسے رابطہ کرتی ہم دونوں نے کبھی اپنا فون نمبر شیئر نہیں کیا، آپ کے گھر کا پتہ بھی نہیں جانتی تھی میں۔ اگر جانتی تھی تو صرف اتنا کہ زاویان صاحب آپ کے دوست ہیں، اور ان سے بھی ملاقات کیسے کرتی میں؟ کوئی بھی عام شخص جا کر ان سے مل ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، پر اب تم اکیلی کیسے رہو گی؟ بلکہ تم اکیلی رہ بھی نہیں سکتی۔ یہ دنیا ہوس پرست لوگوں سے بڑی پڑی ہے، اور تم پر کوئی گندی نگاہ رکھے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ تو کیا کروں؟ ہاں بولنے۔ برا مت ماننا، پر میں تمہیں نکاح کر لینا چاہیے۔ تمہیں کسی محافظ کی ضرورت ہے، اور یہ میں نے ہی کہہ رہا کہ مجھ سے ہی نکاح کرو۔ تمہیں جو پسند ہو اس سے شادی کر لو۔ پر میرا کیا ہے، میں تو رو دھو کر ایک دن چپ ہو جاؤں گا، پر میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔
मैं फ़िलहाल इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई रिश्ता निभा सकूँ। आप प्लीज़ चले जाएँ यहाँ से। तो तुम मत निभाना, बस मैं निभाऊँगा। इसके जुमले पर वो हैरानगी से देखने लगी। ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। उसने लड़कियों की तरह शर्माने की एक्टिंग की तो वो नम आँखों से भी मुस्कुरा दी। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो सही। उसकी मुस्कुराहट देखकर रोबरू हंस गया। सईद, आप जाएं यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ, मगर एक शर्त है। उसने सवालिया नजरों से घूरा। तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अलीशा चंद सानियों तक एक जानिब देखती रही, फिर बोली, प्यार शायद नहीं करती, पर एतबार करती हूँ। मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक होना चाहता हूँ। प्लीज़ देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इस दुनिया के बारे में सोचती हो कि लोग क्या कहेंगे कि तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। अभी तुम बाई को मरे 4 दिन भी नहीं हुए और तुमने। सही, प्लीज़। कोई क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो तकलीफ़ मुझे हो रही है इसे मुझे अकेले ही सहना है। पर आप शिकत करने की कोशिश मत करें। यहाँ कोई किसी का दुख नहीं समझता। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही समझता है। मुझे किसी से कोई शिकवा और शिकायत भी नहीं है। प्लीज़ आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, प्लीज़। पूरे इश्तार से कहते हुए उसने अपने हाथ सईद के सामने जोड़ दिए। वो खामोशी से लब बेंचे जाने लगा तो उसकी आवाज़ फिर पूछ से उभरी, और हाँ, प्लीज़ आइंदा यहाँ कभी मत आइएगा। ना मैं किसी से मिलना चाहती हूँ और ना ही कोई बात करना चाहती हूँ। अगर मुझे शादी करनी होगी तो किसी से भी कर लूँगी, और अभी से माजरत कर रही हूँ, शायद वो आप ना हो। इसके इनकार पर वो नजरें घुमाकर नागवारी से देखने लगा। क्या तुम? हाँ, मैं इनकार कर रही हूँ, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। प्लीज़ आज के बाद कभी भी मेरे रास्ते में मत आइएगा, भूल जाए मुझे। उसके अल्फाज इतने गहरे थे कि उसे लगा जैसे वो किसी खाई में गिरता ही चला जा रहा है, जहाँ से निकलने का शायद कोई रास्ता नहीं। ठुकराए जाना बेहद अजियतनाक होता है, और इस अजियत को वो इस पल महसूस कर रहा था। फिर उसके कदम खुद ब खुद बाहर की जानिब बढ़ने लगे और वो चला गया। अलीशा ने बाग का दरवाज़ा बंद किया और सहन में पड़ी चारपाई पर बैठकर आसमान की जानिब देखने लगी। बस आप ही, मैं इन सितारों को देख रहा हूँ और इन्हें देखकर सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं भी इनमें से एक सितारा बन जाऊंगा। वलीस के अल्फाज याद करती वो दरम से चारपाई पर गिर गई। आंसुओं के कतरे उसके कानों की तरफ बहने लगे। चेहरे के गिर्द लिपटा हिजाब अब खुल गया था। दिल का बोझ फिर से बढ़ने लगा। वो कैसे सईद को बताती कि वो इसे रोकना चाहती थी, उसकी बाहों में पनाह चाहती थी, पर वलीद के दुख ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसका दर्द हर जज्बे पर भारी था। मोहब्बत कहीं दब कर रह गई थी। उसका जान से अजीज भाई उसे यूं तन्हा छोड़ गया था कि वो हर सहारे से डरने लगी थी। इतनी ठंड में भी उसे खले सेहन में लेटे सर्दी की शिद्दतें महसूस नहीं हो रही थी। फिर उसके आंसू मजीद तेजी से बहते ही चले गए। हाय बेबी, तुम आज यहाँ कैसे? जावियान को अपने लाउंज में खड़ा देखकर हानिया खुशी से पूछने लगी। वो उसकी तरफ मुड़ा। महरून शर्ट के ऊपर महरून जैकेट और स्याह पैंट में वो काफी दमक रहा था। तुम्हें सरप्राइज करने आया था। व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, वो हंसी। अच्छा, यहाँ बैठो। वाई नॉट, आई टॉक टू यू। इसे सोफे पर बिठाते हुए वो भी पहलू पर बड़ा जुमान हुआ। हानिया की पूरी तवज्जो उसकी तरफ थी। मैं तुमसे ये कहने आया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? हानिया का मुंह खुशी के मारे पूरा खुल गया। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। हाँ, आई विल। वो झट से उसके गले लागी। जावियान उसे खुद से अलग कर गया। तो फिर तुम तैयारी करो, कल ही हमारी इंगेजमेंट है और वीकेंड पर शादी। उसकी मजीद खबर पर उसकी आंखें भी खुल गई। वो चौंक गई थी। ये इतना बड़ा सरप्राइज कैसे दे दिया मुझे? उसने बेयकीन होकर पूछा। अमराह से तो अब शादी कर नहीं सकता। यू नो शी इज नॉट मुस्लिम, सो तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे लिए बेहतर नहीं। थैंक गॉड तुम्हें ये बात समझ में आई। वो कंधे समेट गया। ओके, तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी है और अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। तेज तेज हानिया खुशी से बोल रही थी। पर तुम्हें मैं मजीद कुछ और भी बताना चाहता हूँ। हाँ कहो ना बेबी। ये शादी मेरी मम्मी पापा की मर्जी से नहीं हो रही। तुम जानती हो कि मेरी शुरू से ही नहीं बनती इनसे। सो ये मैं खुद अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे घर वालों को कोई इशू होगा तो मुझे अभी बता दो। ओ कमोन, सबको पता है मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। बस तुम मुझे मिल जाओ, तुम्हारे घर वालों की खैर है। बाकी अपने घर वालों को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। गुड कल। वो मुस्कुराया तो हानिया उसके गाल पर बोसा देने के करीब हुई, मगर जावियान झट से उसे पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। हानिया ने खुफकी जाहिर की। हानी, वो सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। उसके बाद जो दिल चाहे करना। हम क्यों नहीं? अब तुम मेरे लिए इतना सब कर रहे हो तो मैं तुम्हारी खातिर सब्र तो कर ही सकती हूँ। यकायक उसने लबों पर तबस्सुम बखेर दिया। डेट्स गुड। अच्छा, अब मैं भी चलता हूँ और मुझे भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है और कुछ तैयारियां भी करनी है। ओके बाय। हानिया से रुखसत चाहने के बाद जावियान सीधा सईद के पास आया था।
पर उसे बेड पर एक जानिब गुम सा बैठे पाया तो वो करीब आकर उसकी पुष्ट पर हाथ धर गया। क्या बात है दोस्त, परेशान लग रहा है। यार कल मैं अलीशा से मिलने उसके घर गया था। फिर? सब कुछ बदल चुका है भाई। उसकी माँ भी नहीं रही और भाई भी। मुसलसल फर्श पर निगाहें टिकाए वो अफसुर्दगी से कह रहा था। जावियान मजीद सीधा हुआ। क्या मतलब नहीं रहे? वो कशमकश का शिकार हुआ। मतलब मर गए। ये कब हुआ? उसने परेशानी पर शिकने लाते हुए पूछा। जिस रात वो तेरे पास आई थी, दरअसल इस रात वो अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करना चाहती थी और जब पैसे लेकर वहां पहुंची तो उसका भाई मर गया था। आंटी तो बहुत अरसा पहले ही चली गई। यार वो अब बिल्कुल अकेली हो चुकी है और अकेली रहती है। बहुत दुख हो रहा है यार जानकर। खुदा उसे सब्र दे। आमीन। वैसे अगर वो अकेली रहती है तो तू शादी कर लेना उसे। कहा था मैंने उससे, पर उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसने तो कहा था कि वो एक्सेप्ट करेगी। अब उसे मेरी चाहत नहीं रही भाई। उसका लहजा बिगड़ने लगा। अच्छा तू टेंशन ना ले, तेरा भाई है ना, तेरे एक इशारे पर घर से उठवा दूंगा। उसकी गर्दन की पुष्ट पर हाथ डाले वो मुस्कुरा कर बोला तो सईद भी हंस दिया। बिल्कुल डोंट वरी हो जा, मैं तुझसे वादा है कि एक दिन मैं खुद तुमसे दोनों के निकाह गवाह बनूंगा। अब मुंह ठीक कर और मेरी शादी की तैयारी शुरू कर। तेरी शादी? निगाहें सही कर उसने गोली डाली। हाँ, इस वीकेंड पे शादी कर रहा हूँ। अपना कलर सीधा करते हुए उसने उकड़ कर कहा। सईद की फिर से रुकी बतीसी निकल गई। कमीने हंस क्यों रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। एक चीर उसके सर पर लगाकर उसने फिर से दोहराया। अमरा से सुलह हो गई इसका मतलब? नहीं, हानिया से शादी कर रहा हूँ। इनफैक्ट कल मंगनी है हमारी और सबसे पहले तुझे इनवाइट करने आया हूँ। वो अपनी बात मुकम्मल कर गया और सही टकटी बांधे उसे देखने लगा। वो अपने दोस्त से कम ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं करता था। पूरे ताजुब से वो अपने दोस्त को देख रहा था जो अब शायद उसके जवाब का उम्मीदवार था। जारी है।